Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हमने चैप्टर नंबर 16 आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि वाटर साइकिल क्या होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कंजर्वेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड, और भी चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद आपने एक्टिविटीज़ को समझा कि वो एक्टिविटीज़ आपको क्या समझाना चाह रही हैं। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ को करने के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हम कर चुके थे। ठीक है, अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आप जाएं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जहां आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 16 मिल जाएगा। उसको पढ़िए, समझिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखिए और फिर आइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 16 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वाटर शॉर्टेज। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों को आपको देखना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वाटर शॉर्टेज को नहीं इंडिकेट कर रहा है। समझ गए आप? तो चलिए देखते हैं। टैप रनिंग ड्राई, जो टैप्स हैं, आपके पानी के जो नल है उसका जो टैप है वो ड्राई दिख रहा है, उसमें कोई भी पानी की ड्रॉप्स नहीं दिख रही या एक आध ड्रॉप दिख रही है, तो उसको देख कर के आप क्या समझेंगे। जनरली जब हमारे पास पानी की शॉर्टेज नहीं होती तो हम जैसे ही टैप को ऑन करते हैं क्या होता है, पानी बहना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टैप क्या है, ड्राई है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो पानी की शॉर्टेज इंडिकेट हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। सेकंड चलते हैं, लॉन्ग क्यू फॉर गेटिंग वाटर, पानी को लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या होगा, ये भी शॉर्टेज को इंडिकेट कर रहा है। अगर पानी प्रॉपर होता हर घर में तो लोग लंबी कतारें लगाते ही नहीं, इसलिए इसका भी ये भी क्या दिखा रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर दिखा रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मार्चेस एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर, पानी के लिए मार्च हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, यहाँ हमारे एरिया में पानी कम है, कुछ करिए। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि वो लोग परेशान थे कि हमारे पास पानी नहीं है, तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो इससे भी क्या समझ में आ रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर समझ में आ रही है। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन डी क्या बोलता है। A family gets 3 bucket of water per person per day. एक फैमिली है जिसको पर पर्सन पर डे, हर दिन हर व्यक्ति को 3 बकेट पानी मिल रहा है। तो क्या ये पानी की कमी है? जी नहीं। तो क्यों नहीं है और इसका ऑप्शन डी है, तो ये क्यों है? तो देखिए, The United Nations has recommended that a minimum of 50 liters of water should be available to each of us per person per day for drinking, washing and cooking and cleaning. This amount is about 2.5 of the bucket of water per day per person. ठीक है, 2.5 वहाँ पे थी। Therefore, a family getting 3 buckets of water per person per day does not show the water shortage. यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशन ने क्या रिकमेंड किया है कि मिनिमम पानी जो एक घर को मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 2.5 बकेट। लेकिन इस ऑप्शन में तो 3 बकेट पर पर्सन को मिल रहा था हर दिन। इनके अनुसार कितना मिलना चाहिए था, इनके अकॉर्डिंग 2.5 बकेट पर डे पर पर्सन को मिलता है, तो वहाँ पर पानी की शॉर्टेज नहीं कहलाती। तो इसलिए ऑप्शन डी है, क्योंकि उसमें उसमें हर पर्सन को 3 बकेट पर डे पर पर्सन को मिल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सी एंड ओशियंस आर फुल ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जो सी और ओशियन है वो अर्थ में पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है। हाउएवर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज अवेलेबल फॉर अस, लेकिन हमारे लिए कुछ थोड़ा ही पानी है अर्थ का जो हम यूज़ कर सकते हैं। दिस परसेंटेज इज रफली, अब आपको बताना है कि रफली ये कितना परसेंटेज है। तो आपको जब मैंने बताया था तो आपको बताया था 0.6% पानी जो है अर्थ का टोटल, वो हमारे यूज़ करने लायक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमारा है ऑप्शन नंबर सी। अबाउट 97.4% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज इन सीज एंड ओशियंस। जैसे मैंने आपको बताया था 97% पार्ट जो है कहाँ पर है, सी में है, ओशियंस में है। About 2% of water is frozen in glaciers and in polar ice caps. The remaining, that is only 0.6%, is available as a fresh water in a liquid form. सिर्फ 0.6% जो है, जैसा मैं आपको 1% 2% कहती थी, सिर्फ वही पानी जो है वो हमारे लिए है। Even out of 0.59% is present as groundwater and only 0.01% is available as fresh water on the surface of earth.
ठीक है, तो कितना आपको ये परसेंटेज थोड़ा सा याद रखना है, 0.59% ग्राउंड वाटर के अंदर है और 0.01% जो है वो फ्रेश वाटर की तरह रिवर्स एंड लेक्स में अवेलेबल है। ओके, तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 0.6%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which of the following are not the liquid form of water? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्म लिक्विड नहीं है पानी का। स्नो, ठीक है, लेक वाटर, रिवर वाटर, वाटर वेपर एंड आइस। लिक्विड फॉर्म मतलब जो कि लिक्विड के फॉर्म में हो, ठीक है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये 3 फॉर्म में आपका वाटर, 3 स्टेट में आपका जो वाटर है वो रहता है। अब यहाँ पे इन्होंने लिक्विड फॉर्म पूछा है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें से लिक्विड फॉर्म हमें सिर्फ ये 2 दिख रहे हैं, एक तो लेक वाटर और दूसरा रिवर वाटर, ठीक है ना। अब आपको ये बताना था कि इसमें से कौन कौन है जो कि क्या आपके लिक्विड फॉर्म के नहीं थे। तो कौन कौन से नहीं है? स्नो बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म नहीं है ये, ठीक है, ये तो कौन सा सॉलिड फॉर्म हो गया। वाटर वेपर क्या कौन सा फॉर्म हो गया? ये गैस फॉर्म हो गया। और जो आपका आइस है वो कौन सा है? वो भी सॉलिड फॉर्म है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट इज ए, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि स्नो एंड आइस आर सॉलिड फॉर्म्स वेयर इज वाटर वेपर इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। जैसे मैंने आपको बताया था गैसियस फॉर्म है आपका कौन सा फॉर्म? वेपर फॉर्म, एंड जो स्नो और आइस है वो सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। A man digging the ground near a water body found that the soil was moist. ठीक है, एक मैन था, वो खुदाई कर रहा था, डिग कर रहा था। उसने देखा कि थोड़ी देर बाद जो सॉइल है उसकी वो गीली गीली से महसूस हो रही है, मॉइस्ट सी महसूस हो रही है। As he kept digging deeper and deeper, he reached a level where all the spaces between particles of soil and gaps between the rocks were filled with the water. वो और गहराई में खुदाई करता चला गया, खुदाई करता चला गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जो सॉइल और थोड़े बहुत जो रॉक्स थे वहाँ पे पानी पानी सा हल्का हल्का उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड, तो उस लेयर को क्या कहते हैं हम? वेल, अंडरग्राउंड वाटर के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा गहराई में खुदाई करनी पड़ती है, जिससे कुएं या फिर अपन वाटर पंप्स लगाते हैं, ट्यूबवेल्स लगाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान उसको खोद रहा है तो वो किस लेवल तक पहुंचेगा? वो पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ वाटर टेबल तक, ठीक है। कहाँ तक पहुंचेगा? वाटर टेबल तक। आपको याद होगा कि वाटर टेबल वो पॉइंट है जहाँ पर जो सॉइल है और उसके आसपास की जो थोड़ी बहुत रॉक्स हैं वो पानी से फिल दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर टेबल, राइट। If we dig a deep hole in the ground, soil below is moist. जैसे आप एक बड़ा सा होल करते हैं, आप कभी देखे भी होंगे कि अगर अपने गार्डन में कहीं खुदाई हो रही है या आसपास कहीं खुदाई होती है तो वो थोड़ा सा मॉइस्ट आपको कभी कभी सॉइल दिखने को मिलती है। This shows there is the presence of water under the ground. If we go on digging and deeper and deeper, we will reach the level where all the spaces between the soil particle and the gaps between the rocks are filled with the water. The upper limit of this layer is called the water table. This water table varies from place to place. At some places it may be less than a meter deep, while at other places it may be less than 100 meter or more. Well, मैंने आपको बताया था कि जब आप खुदाई करते जाते हैं, चगड़ते जाते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्ट आपको फील होता है, और खुदाई करेंगे तो पानी दिखना शुरू हो जाता है, और बहुत गहरे में खुदाई करेंगे तो पानी अच्छे तरीके से हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो उसकी अपर लिमिट है, जहाँ से पानी की शुरुआत होने लग जाती है, पानी दिखाई देने लग जाता है, उसी को हम वाटर टेबल कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू यूज वाटर इकोनॉमिकली? पानी को इकोनॉमिकली यूज करने का कौन सा तरीका है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउरी, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अब इकोनॉमिकली मतलब कि हमारा कॉस्ट फ्रेंडली भी हो, है ना। इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट भी जहाँ पर लगे और पानी भी सेव हो जाए। तो भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउरीज बनाने के लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, बड़ी बड़ी जगहों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उतनी लेबर लगेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, फिर सीढ़ियाँ बनानी पड़ेगी, फिर गहराई में एक बड़ा सा
कुएं टाइप का शेप करके उसके अंदर गहराई से खुदाई होगी तो इसमें काफ़ी पैसा लग जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना भी बाकी के ऑप्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। ड्रिप इरिगेशन बहुत ही सस्ता हो जाता है और प्रॉपर तरीके से पानी का इसमें यूज़ हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस कहलाती है। तो अगर हमें इकोनॉमिकल प्रोसेस देखनी है तो वो कौन सी होगी, वो होगी ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन इन बाकी चीज़ों से हो सकता है आसानी से और कम कॉस्ट में बेहतर तरीके से। तो इन ड्रिप इरिगेशन वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम अ पाइप, क्योंकि एक पाइप से ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है जस्ट नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। सो दिस मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। बिल्कुल बूंद बूंद पानी जो है पाइप की मदद से उसके रूट्स तक जाता है, तो उसमें बिल्कुल भी इसका वेस्टेज नहीं होता, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। On which of the following day is World Water Day observed? Well, जब जैसे ही चैप्टर की स्टार्टिंग की थी हमने, आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड वाटर डे है वो किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 ऑफ मार्च को। याद रखेंगे आप लोग, वर्ल्ड वाटर डे किस डे पर मनाया जाता है, किस डेट पर मनाया जाता है, 22 ऑफ मार्च को। ओके, चलिए, तो ये तो आंसर आप दे चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The amount of water recommended by United Nations for drinking water, washing, cooking and maintaining proper hygiene per person per day is minimum of। कितना अमाउंट ऑफ मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जिन्होंने एक लिमिट दी हुई है कि इतना पानी जो है वो पर पर्सन पर डे मिलना ही चाहिए। तो कितना है अब आपको बता देते हैं, 50 लीटर्स, ठीक है। 50 लीटर क्यों है? क्योंकि आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बता रहा था कि the United Nations has recommended that a minimum 50 liters of water should be available to each of us per person per day for drinking, that is 2.5 bucket पर पर्सन पर डे। ये हमें अमाउंट दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन पर। अगर इतना पानी एक परिवार को मिल रहा है पर पर्सन, तो वहाँ पर पानी की शॉर्टेज नहीं है, वहाँ प्रॉपर लिमिट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर था ऑप्शन डी। आइए चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8। एवरी ड्रॉप काउंट इज अ स्लोगन रिलेटेड टू। एक आपने कई जगह स्लोगन सुना होगा, एवरी ड्रॉप काउंट्स, ठीक है। ये किससे रिलेटेड स्लोगन है? काउंटिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड की ड्रॉप्स को काउंट करने के लिए। काउंटिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स को काउंट करने के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर या इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंटिंग। ऑब्वियस सी बात है, हर एक बूंद ज़रूरी है। किस चीज़ की? पानी की हर एक बूंद ज़रूरी है। ये चीज़ बताती है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। ओके, तो इसको भी करते हैं हम क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी चीज़ है जो वाटर साइकिल के अंदर नहीं होती? अब आपको याद रखना है कि जैसे ही वाटर साइकिल बोले तो आपको उसकी 4 स्टेजेस याद होना चाहिए। कौन कौन सी? एवोपरेशन, कंडेंसेशन, फिर प्रिस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। ये सारी स्टेजेस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट है। सो वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। एवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हम हमारे घरों में कर सकते हैं, किसके लिए? पानी को कंजर्व करने के लिए, लेकिन ये वाटर साइकिल का हिस्सा नहीं है। तो अगर आपसे ये पूछा है कि कौन सी चीज़ इसमें से वाटर साइकिल का हिस्सा नहीं है, तो ये जो डी ऑप्शन है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। अब हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं कि अब 10th क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। वेल 10th क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहैबिट्स द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है, इसमें से इनहैबिटेट्स आपको दिए हुए हैं जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहैबिट्स द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड। तो इसमें से किस से आपका जो रेन वाटर है वो ग्राउंड तक जाएगा?
अ पुका फ्लोर, ठीक है, एक फ्लोर जो कि फ्लोर्ड है, पूरी तरीके से पैक्ड है। अ प्लेग्राउंड, ग्रास लॉन या फिर फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। सो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो पानी को अंदर नहीं भेजेगा, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। तो अब इसमें तो ये देखिए कि प्लेग्राउंड के थ्रू भी पानी जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी और चीज़ कवर्ड नहीं है, ऊपर से सीधे सॉइल के अंदर पानी जाएगा, वो सोक कर लेगा। ग्रास लॉन भी हो जाएगा एंड फॉरेस्ट लैंड से भी पानी नीचे की तरफ जाएगा। अब पेव्ड फ्लोर और अब पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप डाउन इनटू द ग्राउंड इजीली। ये जो पक्का फ्लोर है या फिर जो पेव्ड फ्लोर जिसको कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से टाइल्स से कवर होता है, उससे आपका पानी जो है वो अंदर नहीं जाएगा। जबकि प्लेग्राउंड से, ग्रास लॉन से और जो फॉरेस्ट लैंड है, इनकी मदद से आपका जो पानी है वो नीचे धरती में चला जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेबिट्स द सीपेज ऑफ रेन वाटर इज ऑप्शन नंबर ए, पक्का फ्लोर। आपको ध्यान रखना है कि पेव्ड फ्लोर जो है उससे पानी कभी भी अंदर की तरफ नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको बताना है whether the following statement are true or false. If false, write the correct statement. Water vapor is the gaseous form of water. Yes, water vapor जो है वो gaseous form है किसका? water का। Ice is solid whereas snow is the semi solid form of water. जी हाँ, आइस तो सॉलिड है, लेकिन जो स्नो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है, ठीक है। ओशन वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। जी हाँ, ओशन वाटर का यूज़ हम डोमेस्टिक पर्पस में नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। चाहे आपको अगर आप कपड़ों के लिए या बर्तनों के लिए इसको करना चाहते हैं तो हम किसी भी चीज़ में इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें होता है सॉल्ट का कंटेंट। अगर आपने यूज़ किया तो हमारे जो भी चीज़ है उसमें सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आ जाएगा, तो ये भी ट्रू है। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज। जी हाँ, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतना ज़्यादा पानी का यूज़ होगा और उतनी ही ज़्यादा वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसीलिए ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ये भी ट्रू है। तो हमारा फॉल्स आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके, क्योंकि जो स्नो है वो सॉलिड फॉर्म नहीं होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म नहीं होता है किसका? वाटर का। इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो गया है। बाकी के जो हमारे ऑप्शंस थे वो ट्रू हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सम डेफिनेशंस आर गिवन बिलो विच कैन बी करेक्ट बाय चेंजिंग वन वर्ड, करेक्ट देम। ठीक है, एक आध वर्ड को हमें चेंज करके इन डेफिनेशंस को सही करना है। एक्वीफायर इज द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड between layer of hard rock above the water table। ठीक है, एक्वीफायर इज अ ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक अबव द वाटर टेबल। क्या एक्वीफायर को वाटर लेवल के ऊपर होता है? जी नहीं। आपको अगर डायग्राम याद हो, हमने आपको चैप्टर में बताया था कि जो पानी है, ठीक है, एक्वीफायर है, वो हमेशा कहाँ होता है? वो वाटर टेबल के नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अबव की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? अबव की जगह आ जाएगा आपका बिलो। ओके, सो बस इसको अगर चेंज कर देंगे तो ये डेफिनेशन जो है आपकी ये सही हो जाएगी। एक्वीफायर इज द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। वाटर टेबल के नीचे होता है एक्वीफायर। द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर इन द ग्राउंड इज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, पानी को एवोपरेट करने की प्रोसेस को क्या इनफिल्ट्रेशन कहते हैं? जी नहीं। एवोपरेशन की जगह क्या आ जाएगा? सीपिंग या फिर सीपेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो एवोपरेशन की जगह पर अगर आप लिखें सीपेज तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इन अ ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन किसको कहते हैं? जब पानी को कोई सोक करे, सीप करे अंदर की तरफ। तो एवोपरेशन तो दूसरी प्रोसेस होती है, याद होगा आपको, ये पानी वेपर के फॉर्म में बन करके ऊपर की तरफ जाता है, राइट। तो ये सीपेज आएगा, ना कि एवोपरेशन। द एवोपरेशन ऑफ वाटर from ocean and its arrival back into ocean is called the vapor cycle। ठीक है, the evaporation of water from the ocean and its arrival back into ocean is called the vapor cycle या फिर water cycle कहते हैं इसे। तो यहाँ आने चाहिए हमारी water cycle। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा water cycle। The evaporation of the water from ocean and its arrival back into ocean is called the
वाटर साइकिल, नॉट वेपर साइकिल। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, बस थोड़े बहुत आपको इसमें वर्ड चेंज करने थे और आपका ऑप्शन आपको करेक्ट बनाना था। तो हमने इस तरह से तीनों ऑप्शंस देख लिए, ए बी सी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से, ठीक है, पानी का सोर्स क्या है इन सब के लिए। वेल में कहाँ से आता है, ग्राउंड में कहाँ से आता है और एटमॉस्फेयर में कहाँ से आता है। वेल्स में आता है ग्राउंड वाटर से, जब आप खुदाई करते हैं, कुएं बनाते हैं, तो जो ग्राउंड वाटर का पानी होता है वही ना कुएं में भरता है, तो वेल के लिए क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर। ठीक है, वेल्स के लिए क्या, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड में पानी कहाँ से आता है भाई, ज़मीन के अंदर पानी कैसे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब रेन होती है तो सॉइल उसको सोक करके ग्राउंड तक पहुँचाती है। तो ग्राउंड में कहाँ से पानी आता है, रेन से आता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पानी कहाँ से आता है, तो एटमॉस्फेयर में पानी कौन पहुँचाता है, कौन सी प्रोसेस पहुँचाती है, एवोपरेशन की प्रोसेस। याद होगी कि नहीं आपको एवोपरेशन की प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, आपकी जो सन की रेज है वो पानी पर पड़ती है, जैसे ही पानी पर पड़ती है पानी हीट अप होता है और भाप के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ उठता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एवोपरेशन। तो एटमॉस्फेयर में पानी कैसे पहुंचता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचता है थ्रू एवोपरेशन प्रोसेस। ठीक है, चले आगे आगे चलते हैं फिर भाई क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है। State whether the following statements are true or false. If false, give the correct statement. The process of seeping of water into ground is called filtration. ठीक है, पानी को सोख करके ग्राउंड तक पहुंचाने की प्रोसेस फिल्ट्रेशन होती है। 51% of the earth's surface is covered with the water. Year 2003 was observed as the International Year of Fresh Water. स्नो एंड आइस बोथ आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर। वेल, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि जो हमारा अर्थ की सरफेस है वो कितना परसेंट से फिल्ड है, जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो हमारी 70% या 80% जो है वो किससे कवर्ड है, वो पानी से कवर्ड है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, false. The process of seeping of water into ground is called infiltration and 70% of earth is covered with the water. ठीक है, एंड बाकी के दोनों ऑप्शंस तो हमारे ट्रू थे, क्योंकि आपको मैंने पहले जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी बताया था कि जो 2003 ईयर है, ईयर 2003 को क्या बोला गया है, इसे बोला गया है ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। ओके, आपको इसमें दो डेट्स याद रखनी है, एक तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे एंड सेकेंड कौन सा है, सेकेंड है आपका फ्रेश वाटर ईयर, जो कि कौन सा है, ईयर 2003। स्नो और आइस दोनों ही सॉलिड फॉर्म्स हैं, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। ओके, सिर्फ ये दोनों ऑप्शंस दो थे वो हमारे फॉल्स थे, बाकी का ऑप्शंस ट्रू थे। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये इनफिल्ट्रेशन होता है और यहाँ पे 71% अर्थ का जो सरफेस है वो कवर्ड है पानी से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द रेन वाटर एंड डैश फ्रॉम other sources such as rivers and ports seeps through the dash and fills the empty spaces. ठीक है, the rain water and water from other sources, यहाँ पे क्या आएगा, water, ठीक है, and water from the other sources such as rivers and ports seeps through the, अब seeping कौन करता है, कौन सोखता है, soil, तो यहाँ पे आएगा soil। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा soil and fills the empty space and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. अभी हमने देखा कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें पानी जो है वो सीपिंग के थ्रू नीचे की तरफ पहुंचता है, उसे हम इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो आपको ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 अपना कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट आंसर का पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी सेलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन हियर। राजस्थान इज अ डैश एंड ड्राई प्लेस। ठीक है, अब इसमें से क्या आएगा, ड्राई है और कौन सा प्लेस है, हॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हॉट।
ठीक है, राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस, द चैलेंज ऑफ नेचुरल डैश ऑफ वाटर, ठीक है, द नेचुरल डैश ऑफ वाटर वॉज मीट बाय सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, a band of social dash had transformed a dash area into green place. अब बैंड किसका होगा? द चैलेंज ऑफ नेचुरल। अगर आपको ये याद भी नहीं आया तो इसको यहीं छोड़िए, आगे देखिए। अब बैंड ऑफ सोशल क्या होगा? सोशल वर्कर्स होंगे, ठीक है, सोशल लीडर्स नहीं होते हैं, सोशल क्या हो जाएंगे? वर्कर्स, ठीक है। अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स हैड ट्रांसफॉर्म्ड अ डैश एरिया इनटू अ ग्रीन प्लेस। अब किस एरिया को ग्रीन प्लेस में कन्वर्ट किया होगा? ओशियन वाले वेट रिवर्स वाला एरिया तो नहीं किया होगा, उन्होंने ड्राई एरिया को किया होगा। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन हो चुका है, ये वर्कर्स हो चुका है, ठीक है। उन्होंने किस एरिया को ट्रांसफॉर्म किया होगा? ड्राई एरिया को। तो यहाँ पर आपने लिख दिया ड्राई, ठीक है, ड्राई एरिया इनटू ग्रीन प्लेस। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप डैश बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर। किसको उन्होंने रिवाइव किया होगा? सूखी नदियों को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पर आएगा आपका रिवर्स, ठीक है, तो यहाँ जाएगा रिवर, ठीक है। द रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा? वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया था। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द चैलेंज ऑफ नेचुरल क्या आएगा? स्कार्सिटी, ठीक है। द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कार्सिटी ऑफ वाटर वॉज मैट बाय द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। जो नेचुरल स्कार्सिटी थी उसको कैसे उन्होंने चेंज किया? स्कार्सिटी का मतलब फिर से बता दूं, जहां पर पानी के सप्लाई की कमी हो उसे कहते हैं स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी की कमी थी तो इसको कैसे कंप्लीट किया गया? वर्कर्स ने काम किया दिन रात, उन्होंने ड्राई प्लेस को क्या बनाया? ग्रीन प्लेस में कन्वर्ट किया। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स। उन्होंने 5 सूखी नदियों को फिर से जिंदा किया, फिर से उसमें पानी आया। किस तरह से आया? प्रॉपर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाने के बाद। ये कहानी जो थी वो हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब आपको ऑलरेडी बता चुके थे, इसलिए आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। प्लेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर में आपको करना था। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि विच से तो कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होगा। द डिक्रीज द ओपन एरिया भी नहीं लगेगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दिस रिजल्ट्स। अब रिजल्ट वाली चीज़ तो बाद में ही आती है। यहाँ पे सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। विच इन टर्न मतलब ये किसी चीज़ के होने के बाद क्या कोई स्टेटमेंट है। दिस डिक्रीजेस भी होने के बाद का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट आएगा? ये सी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, शॉप्स, ऑफिस, रोड एंड पेवमेंट्स। पॉपुलेशन बढ़ने से इस हाउसेस को बनाने की, शॉप, ऑफिस, रोड्स बनाने के लिए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इससे जब आप ये सब चीज़ें बना लोगे तो इससे क्या डिक्रीज होगा? क्या डिक्रीज होता है? इससे एरिया डिक्रीज होता है। इसलिए सेकंड क्या आएगा? इसके बाद क्या लिखोगे आप? ऑप्शन बी लिखोगे। दिस डिक्रीजेस द ओपन एरिया लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड। इससे क्या होता है? पार्क्स और प्लेग्राउंड क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है। विच इन टर्न डिक्रीजेज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। फिर आ जाएगा थर्ड आपका ये वाला ऑप्शन, जिससे क्या होता है? जब पार्क और प्लेग्राउंड नहीं होगा तो उससे रेन वाटर का जो सीपिंग है वो कम हो जाती है। तो इसलिए और जिसकी वजह से क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल एंड क्रिएट्स स्कार्सिटी ऑफ मोर वाटर, ठीक है। और इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन, ठीक है। जब इस तरीके के ऑप्शंस दिए हो तो आप सबको पढ़ के देखिए और सबसे पहला क्या आना चाहिए इसको दिमाग लगाइए। इसके बाद इसका क्या रिजल्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब घर बन जाएंगे तो ओपन एरिया कम हो जाएगा। ओपन एरिया कम हो जाएगा तो सीपेज ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल होने लगेगा, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं हमारा यही सीक्वेंस है या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल हमारा यही सीक्वेंस है। सबसे पहले पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ओपन एरिया कम हो जाएगा। ओपन एरिया कम हुआ तो सीपेज जो है रेन वाटर का वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर सीपेज डिक्रीज हुआ तो क्या किस में कमी आ जाएगी? डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जो कि क्या क्रिएट कर देगी? स्कार्सिटी ऑफ मोर वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट से।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक। चलिए, हाउ कैन यू ऑब्जर्व द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है, इन नेचर एंड एट होम, ठीक है। आप नेचर में और घर पे किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, तो अपन सबसे पहले घर में देख लेते हैं। हम घर में तीनों फॉर्म में देखते हैं, सॉलिड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में और मतलब आपके लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में आप आइस में देखते हैं, वाटर फॉर्म में आप कहाँ देखते हैं, लिक्विड फॉर्म उसका वाटर फॉर्म हो जाता है। एंड स्टीम जो निकलती है, जब आप कोई भी चीज़ पकाते हैं गैस पर तो उसमें स्टीम निकलती है, तो वो उसका गैसियस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आप घर में तीनों चीज़ें देख पाते हो, क्या क्या देख पाते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। नेचर में कहाँ होता है, जो स्नोफॉल होती है और जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पर आप उसका सॉलिड फॉर्म देख पाते हो, ठीक है। आपका जो पानी है उसका सॉलिड फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलता है, स्नोफॉल में देखने को मिलता है और हिल स्टेशंस पे, हिल्स पर, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड फॉर्म तो हम रेन में देख लेते हैं, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में, ठीक है। इन सभी पर जगह आप लिक्विड फॉर्म को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम गैशियस जो है उसको नेचर में नहीं देख पाते हैं, सिर्फ हम उसको फील कर पाते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी हो रही है, ठीक है, बस इस तरह से हम उसको फील कर पाएंगे, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन घर में हम तीनों चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था कि आप नेचर में और घर में किस तरह से पानी की तीनों स्टेट्स को देख पाते हो, ठीक है। सो बस अपन फील कर पाते हैं गैशियस फॉर्म को कहाँ पर, नेचर में, लेकिन गैशियस फॉर्म जो है वो घर में स्टीम के फॉर्म में हमें दिख जाता है, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कंप्लीट द गिवन टेबल, एक टेबल दिया हुआ है जिसको हमको कंप्लीट करना है। लिक्विड, फॉर्म ऑफ वाटर लिक्विड, प्रोसेस बाय विच फॉर्म्ड, लोकेशन वर फाउंड। आपको बताना कि लिक्विड किस प्रोसेस से बना है, सॉलिड किस प्रोसेस से बना है और गैशियस किस फॉर्म से बना है और आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। चलिए, तो लिक्विड जो है वो किससे बनता है, कंडेंसेशन और मेल्टिंग से, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, जो वेपर फॉर्म है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा होता है, और वेपर किस में कंप्लीट हो जाता में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी वाटर ड्रॉप्स में, ठीक है। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस से, किसकी प्रोसेस से, कंडेंसेशन की प्रोसेस से जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए ये एक वे है, ठीक है। मेल्ट करके भी, जैसे आप ये तो क्या हो गया, आपने स्टीम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, मेल्टिंग, मेल्टिंग में मतलब सॉलिड फॉर्म को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सॉलिड आपके पास आइस क्यूब्स हैं, आप उसको मेल्ट करेंगे तो आपको लिक्विड मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वाटर बॉडीज में आपको कंडेंसेशन की प्रोसेस मिल सकती है। और मेल्टिंग कैसे मिलेगी, आप आइस को मेल्ट करके हम देख सकते हैं। सॉलिड फॉर्म बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, हम किसी भी चीज़ को फ्रीज करेंगे, जमा देंगे, ठीक है। कोल्ड रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में आपके रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। गैसियस फॉर्म चाहिए तो हमें एवोपरेशन करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को बॉईल करना पड़ेगा, तो हमें ये एवोपरेशन की प्रोसेस मिल जाएगी। घर में हम हमारी कुकिंग के टाइम पर देख सकते हैं और नेचर में एवोपरेशन के टाइम पर हमें ये गैसेस मिल सकती है। तो आपको तीनों फॉर्म बताने थे, तीनों फॉर्म को कैसे अचीव किया जा सकता है और नेचर में ये चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान में होंगी और आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, ठीक है। मैच द कॉलम करना है आपको। ग्राउंड वाटर, ठीक है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर तो नहीं आएगा इसका ऑप्शन, वेस्टेज ऑफ वाटर भी नहीं, वाटर मैनेजमेंट भी नहीं, स्मॉल वाटर भी नहीं, वाटर टेबल। तो आई थिंक ग्राउंड वाटर जो है वो वाटर टेबल के नीचे मिलता है, इसलिए हम इसको इसके साथ मिला सकते हैं, ठीक है। देन बावरी, बावरी इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, स्मॉल वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर या फिर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। क्या हो सकता है ये बावरी, मेरे ख्याल से वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स है। हम बावरी बनाते थे पुराने समय में, तो क्या होता था, हम इस बावरी बना करके क्या करते थे, पानी को सेव करते थे, उसको मैनेज करते थे। स्नो क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज स्नो, इसलिए स्नो के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन से हम क्या करते हैं, हम वाटर मैनेजमेंट करते हैं और कम उसमें पानी को बचा सकते हैं। लीकिंग टेप क्या हो जाएगा, लीकिंग टेप्स हो जाएंगे आपके वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। एंड ड्रिप इरिगेशन
ठीक है। ड्रिप इरिगेशन के लिए हमें कम पानी लगता है, इसलिए यहाँ पर ये ड्रिप इरिगेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। भाई ए का 5th है तो ए का हमारा 5th ही था। बी का हमारा 6th ऑप्शन है तो बी का 6th ऑप्शन ही है, स्मॉल वाटर। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऐसे और बता देते हैं। ग्राउंड वाटर क्या करेगा भाई, ग्राउंड वाटर के साथ कौन मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 5th मतलब वाटर टेबल। बावड़ी से आपको क्या मिलेगा, आप वाटर मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। स्नो क्या है, सॉलिड फॉर्म है, ये फर्स्ट हो गया। ड्रिप इरिगेशन मतलब कि कम पानी में आप इरिगेशन कर रहे हैं। लीकिंग टेप से क्या होगा, वेस्टेज ऑफ वाटर होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। चलिए, तो आई होप आपको ये मैच द कॉलम समझ में आ रहा होगा और ऐसा क्यों हुआ ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको करते हैं क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। अब आपको फिर से क्या दिया हुआ है, जम्बल्ड वर्ड दिए हैं, आपको प्रॉपर बताना है कि ये वर्ड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए W है फ्रेश वाटर, ये क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका C से कोई स्टार्ट होती है या रिचार्ज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, रिचार्ज। एक्वीफायर, ये देख के ही समझ में आया है एक्वीफायर है। वॉसन मतलब क्या हो जाएगा, स्नो। ठीक, ये तीनों चीज़ें जम्बल्ड वर्ड से हमें लिखनी थी तो हम लिख चुके हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर। सेकेंड का हो जाएगा चार्ज। एक्वीफायर मतलब एक्वीफायर की बात करेंगे। वॉसन मतलब स्नो की बात हो रही है तो ये हो गया स्नो, राइट। चलिए, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम वेयर डू द फॉलोइंग यूजुअली गेट वाटर, इन सबको कहाँ से पानी मिलता है। इन व्हिच फॉर्म इज वाटर प्रेजेंट इन दैम, और इसमें पानी कहाँ से प्रेजेंट होता है। क्लाउड्स, सबसे पहले क्लाउड में पानी कहाँ से आता है, तो एवोपरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, एवोपरेशन की प्रोसेस के बाद जो आपका कंडेंसेशन की प्रोसेस है उसमें वेपर जो है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड गेट वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वाटर इन द क्लाउड्स इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म एज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्लाउड को पानी कहाँ से मिलता है, तो एवोपरेशन की प्रोसेस ना बता करके हम सिंपल लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से क्लाउड को पानी मिलता है और क्लाउड में जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया था क्लाउड कैसे बनते हैं, छोटे छोटे बूंदें आपस में मिलकर के क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। जब बहुत हैवी हो जाती हैं तो वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाती हैं। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, अब आपसे प्लांट के बारे में पूछा होगा नेक्स्ट, तो प्लांट को कहाँ से मिलता है भाई पानी, सॉइल से मिलता है और अगेन ये लिक्विड फॉर्म में ही उसमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था माउंटेन टॉप्स, तो माउंटेन को भी कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से ही मिलता है, लेकिन जहाँ वहाँ पर जो पानी है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठंडी जगह है इसलिए पानी जम जाता है और वो आइस के फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में वहाँ पर रहता है। नेक्स्ट है एक्वीफायर। एक्वीफायर में पानी कहाँ से मिलता है भाई, नीचे एक्वीफायर मौजूद होता है वो कि जिसमें रेन की मदद से पानी आता है। वाटर जो होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में ही होता है जिसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, लास्ट है एनिमल। एनिमल को पानी जो है वो ओशियन से, रिवर से, ओशियन का पानी तो यूज़ नहीं करते हैं, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब से पानी मिलता है। अब इन एनिमल्स वाटर इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, हमारा ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल्स हो सभी में जो पानी है वो किस फॉर्म में रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो हर जगह लिक्विड फॉर्म में ही पानी ज़्यादातर रहेगा, सिर्फ आपके एवोपरेशन की प्रोसेस में थोड़ा स्टीम के फॉर्म में रहता है और माउंटेन में सॉलिड्स के फॉर्म में, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 23, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द बॉक्सेस मार्क्ड। ठीक है, विंटर। ठीक है, विंटर में आपका जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इसको बताना है आपको कि जो विंटर के टाइम में आपको क्या मिलेगा, यहाँ से लिक्विड, सॉलिड और आपको सिर्फ स्पेसेस देखनी है कि स्नो कहाँ से मिलेगी, किस फॉर्म से मिलेगी। जैसे लिक्विड से आपको रिवर, लेक और यहाँ पे पॉन्ड्स आ जाएगा, है ना, लेक और पॉन्ड्स आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर स्नो किससे मिलेगी, सॉलिड से मिलेगी। ठीक है, सॉलिड से स्नो और आइस मिलेगी, तो यहाँ पर आइस आ जाएगा। देखिए क्या करना है, तीनों फॉर्म लिखने हैं आपको, है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड्स लिखने थे। अब बीच में लिक्विड लिखा है, इसका मतलब कि आपको तीनों फॉर्म लिखने थे। आपने एक जगह लिख दिया सॉलिड, लिक्विड, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, गैस। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, स्नो होता है, तो यहाँ स्नो लिखा ही हुआ है। दूसरे में आइस होगा तो यहाँ पर हम आइस लिख देंगे। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, यहाँ ओशियन और रिवर लिखी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है बीच में भी हमें ऐसी ही कोई चीज़ लिखनी होगी, तो हमने लेक लिख दिया या वेल लिख दें या पॉन्ड लिख दें, आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लेक लिख देते हैं और कुआं लिख देते हैं, वेल। ठीक है, अब
यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है गैस आएगी जो कि वाटर वेपर में के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। आगे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है, ग्राउंड वाटर क्या होता है आपको बताना है, और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर विच आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर मतलब वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल और अंडरग्राउंड वाटर इज नोन एज अ ग्राउंड वाटर। पानी जो कि हमें सॉइल की मदद से सीपेज के द्वारा नीचे पहुंचता है ग्राउंड वाटर वाटर टेबल में, और वाटर टेबल के बाद फिल्ट्रेशन के बाद एक्वीफायर के फॉर्म में जो हमें वाटर मिलता है वो होता है ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, वेल, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग, हैंडपम्प, ये सभी क्या है, सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर है। इन सभी से हमें पानी जो हमारी ज़मीन के अंदर है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। Water is very precious for all the living beings. What will happen in future if we do not save water now? पूछा गया है कि जो पानी है वो बहुत ही प्रीशियस थिंग है। आपको जैसा आप चैप्टर में भी मैंने समझाया कि पानी सबसे ज़्यादा अहम है हमारी ज़िंदगी में। तो अगर ये पानी नहीं होता है फ्यूचर में, ठीक है, what will happen in future if we do not save water now? कि अगर फ्यूचर में क्या होगा अगर आप अभी पानी को सुरक्षित नहीं रखते या पानी को सेव नहीं करते। तो चलिए देखते हैं कि आंसर हम क्या दे रहे हैं। वाटर इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, वी मस्ट लर्न टू ऑनर। जो पानी है वो, जैसा हम आपको बता रहे हैं, वो मदर नेचर का एक गिफ्ट है हमारे लिए, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे बिल्कुल जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी पानी की स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है वो ना बढ़े। ठीक है, देखिए आप आंसर को अच्छी तरह समझ ले, और जब आप क्वेश्चन को लिखते हैं ना, अपने आंसर को देते हैं अपने एग्जाम्स के दौरान, तो आप जो चीज़ें समझते हैं वही आंसर लिखा करें। ठीक है, इस चीज़ को आपको रटना नहीं है, समझना है कि भाई पानी जो है वो बहुत ही प्रीशियस थिंग है। तो अगर आप पानी को अभी नहीं संभाल के यूज़ करेंगे, जुडिशियसली अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे कुछ, तो क्या होगा कि आने वाले टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जो है पानी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वुड बी फेस्ड बाय पीपल ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी आर, अब कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह जो कि स्कार्सिटी की वजह से जनरेट हो सकती हैं, वो क्या क्या है, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। जैसे डेली एक्टिविटीज़ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट इन द शॉर्टेज ऑफ वाटर। भाई जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कुकिंग करना, वॉशिंग करना, ठीक है, या फिर हम नॉर्मली नहाते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है, हमारे पीने के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है, उन सभी में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ जाएगी। अब जैसे आप अपने घर में ही देखते हैं, जैसे कभी पानी नहीं आया, एक दिन नहीं आने वाला या 2 दिन नहीं आने वाला है, तो उतने में ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। 1 बकेट पानी है, 2 बकेट पानी है, उसको ही हम संभाल के यूज़ करते हैं। तो सोचिए कि फ्यूचर में अगर पानी की बहुत ज़्यादा ऐसी कमी हो जाए कि कई दिनों तक हमारे पास पानी ना आए, तो फिर क्या होगा। ये जो नॉर्मल सी डेली एक्टिविटीज़ आपको लगती ना कि ये तो काफ़ी आसान है पानी का अवेलेबिलिटी, तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं अपनी, उसमें डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाएगी। क्रॉप प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड रिजल्टिंग इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड। वही जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी अफेक्टेड होगा। कैसे अफेक्टेड होगा, पानी की कमी होगी तो इरिगेशन में हम प्रॉपर पानी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर पानी का यूज़ नहीं होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इफेक्ट होगा। और अगर ये इफेक्ट होता है तो फिर हम भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी आगे, और क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉपर फूड सप्लाई जो है वो आम लोगों तक या सभी तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स याद रहेंगे हमें। देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट्स क्या हैं। वेल, पीपल वुड हैव टू बाय वाटर एट हाई प्राइसेस। अब पानी को भी खरीदना पड़ेगा। जैसे अभी अपन मिनरल वाटर्स और ये सब खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम घर से पानी नहीं रख पाए। आगे का टाइम ऐसा होगा कि हमें पानी जो है वो बहुत ही हाई प्राइसेस में, अभी तो आप देखते हैं कि भाई 10 रुपए में या फिर नॉर्मल आपको 50 में बहुत सारा पानी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आगे फ्यूचर में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो पानी भी बहुत ज़्यादा हाई रेट में मिलेगा, जैसे अपनी LPG गैसेस मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात है कि जब शॉर्टेज होती है तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो पीपल वुड हैव टू बाय वाटर एट हाई प्राइसेस।
People may drink dirty, contaminated water which causes waterborne diseases such as cholera. ठीक है, कई सारी डिसीजेज होती हैं जो कि गंदे पानी की वजह से होती हैं, ठीक है, जैसे डायरिया भी हो जाता है, राइट, उसी में से एक है कॉलरा। तो पीपल जो है अपने नॉर्मल अपन लोग हैं, उन लोगों के पास जिनके पास पैसा नहीं होगा वो मजबूर हो जाएंगे कि वो इन्हें डर्टी वाटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कई तरीके की बीमारियां भी इंसानों को घेर लेंगी। अगर आज अपने पानी नहीं बचाया तो फ्यूचर में ये सब चीज़ें हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आगे ये चीज़ हो ही, ये तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एक प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि अगर हमने आज पानी को सेव नहीं किया तो हो सकता है कि कल आने वाले टाइम में ये सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़े। सो पीपल में ड्रिंक डर्टी वाटर मीन्स जो कंटामिनेटेड वाटर होता है विच कॉजेज वाटर बोर्न डिसीजेस सच एज कॉलरा, ठीक है। कई डिसीजेज हो सकती है, उसमें से एक कॉलरा भी है जो कि गंदे पानी को पीने की वजह से हो सकती हैं, राइट। तो ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी सफिशिएंट वाटर विल नॉट बी अवेलेबल टू प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ प्लैनेट विल बी लॉस्ट। वेल, अगर पानी की बेहद ही ज़्यादा कमी हो गई, ठीक, तो हमारे जो प्लांट्स हैं जिनको पानी की ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, जिसकी मदद से वो अपना फूड बनाते हैं, तो अगर पानी की कमी हो गई तो वो प्रॉपर फूड नहीं बना पाएंगे। तो प्रॉपर जो प्लांट्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं होगा। प्लांट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो हमारा प्लैनेट है उसका ग्रीन कैरेक्टर कौन है? ग्रीन कैरेक्टर हमारे प्लांट्स हैं, हमारी ट्रीज हैं। तो जब इनको ही प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे ये वैनिश होने लग जाएंगे, ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे, और क्या होगा, हमारे जो प्लैनेट है उसमें से ग्रीन कैरेक्टर हट जाएगा। अब अगर ग्रीन कैरेक्टर ही हट गया तो क्या होगा, क्या हमारी लाइफ हम जी पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो पेड़ों की मदद से ही मिलती है। तो अगर ग्रीन कैरेक्टर जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा और जिसमें हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दिस मे मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ, और हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी सारी जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी लाइफ का एंड हो जाएगा। फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स विल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इन अनन्यूरेबल अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। बहुत सारी अनगिनत, असंख्य, अनन्यूमेरेबल का मतलब होता है अनगिनत प्रॉब्लम्स, असंख्य प्रॉब्लम्स जो है वो प्लांट के ना होने की वजह से जनरेट हो सकती है। जैसे कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, फूड नहीं मिलेगा, रेन नहीं होगी। अब आपको तो पता ही है कि जो प्लांट है, ठीक है, या जो हमारे ट्रीज हैं, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं रेन होने के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट करेंगी। कब हो सकती हैं ये? जब हमारा वाटर का शॉर्टेज हो। तो ये आंसर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर जो पानी है वो हमारे फ्यूचर में नहीं होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, एक तो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम से क्या होगा, हम हमारे जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो हमें फूड नहीं मिल पाएगा। मतलब जो पानी है उसकी प्राइसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे और हमें डर्टी या कंटामिनेटेड पानी भी पीना पड़ सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। एंड देन हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका सॉल्यूशन हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड आप हमारे पूरे वीडियोस को, जो हमारा चैप्टर है उसके सारे वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? वेल, www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाइए। इस पर आप जैसे ही जाते हैं तो आपको एक इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। अपनी क्लास को सिलेक्ट करें, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपको नीचे सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें तो आपको टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, एनीथिंग यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड ओनली। ओके, उसके बाद आप उसको जस्ट क्लिक करें तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को आप देखें, समझें, पढ़ें। अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने क्लास के दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ भी जो किसी और क्लासेस में हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। ओके, सो पढ़ते रहिए और हम मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।